हेलो हेलो वेलकम टू ज्ञानवाणी चैनल फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम अभी पढ़ रहे हैं महाभोज नाटक, तो एक क्लास तो हो चुकी है भूमिका, और ये जो मेन पॉइंट थे वो हम पढ़ा चुके हैं। तो एक क्लास आप देख सकते हैं जो नहीं देखे हैं, और फिर आज हम आगे का देखेंगे। और हम पूरी ही पाठ्यक्रम से ही ले रहे हैं, टेक्स्ट बुक से पूरे, जिससे कुछ छूटे नहीं, क्योंकि आजकल कोई भरोसा नहीं है कि वो PYQ से ही क्वेश्चन दे। और रहता तो है PYQ से, लेकिन चेंजिंग रहता है, कभी ऑप्शन में रहता है, कभी वो ये AR के कथन में रहता है, कभी पाँच में रहता है, मिलान में रहता है, और एक एक क्वेश्चन के कई भाग रहते हैं, तो इसलिए पूरा ही पढ़ना रहता है। तो अब जो स्टूडेंट बार बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उनको पता होगा कि किस तरह का वो क्वेश्चन है और हमें कैसे पढ़ना चाहिए। जो नए हैं तो उनके जानकारी के लिए हम बता रहे हैं कि अब तो वैसा रटा रटाया वाला क्वेश्चन आता नहीं है, अंदर से आता है। अब जैसा कि हम बता चुके हैं कि पहले ना वो ये PYQ में है कि ये क्रम में लगाने के लिए आया है। पहले कौन सा क्रम है, दा साहब का कमरा है, मैदान है, और ये से 4-5 क्रम थे। तो अभी हम कहानी पढ़ेंगे। तो पहले तो मिल गया है हमें, दा साहब का कमरा है। तो पहले हमने क्या देखा है, पहले देखा ये महाभोज नाटक का मन्नू भंडारी है। और अब एक बात और है कि ये महाभोज ये है क्या, उपन्यास है। महाभोज का उपन्यास है, मन्नू भंडारी ने लिखा है उपन्यास। और नाटक अपने सिलेबस में नाटक लिखा दिया हुआ है, और नाटक मंचित हुआ है, इस आधार पे नाटक दिया हुआ है। जैसे कि उपन्यास का मंचन हुआ है नाटक, और कहाँ पर हुआ है तो हम भूमिका में हम पढ़ा चुके हैं कि कहाँ पे हुआ है। भाषाओं में सैकड़ों बार संचित होता रहता है नाटक। महाभोज नाटक तो दर्जनों भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। देखो, विदेशी भाषाओं में इस महत्वपूर्ण उपन्यास के अनुवाद हुए हैं। महाभोज उपन्यास भ्रष्ट भारतीय राजनीतिक के नग्न यथार्थ को प्रस्तुत करता है, और अनेक देशी विदेशी भाषाओं में इस महत्वपूर्ण उपन्यास के अनुवाद हुए हैं। और महाभोज नाटक तो दर्जनों भाषाओं में सैकड़ों बार मंचित होता रहा है। ये नाटक मंचित मतलब ये उपन्यास का मंचन नाटक के रूप में सैकड़ों बार हुए हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो ये याद रखने का है। मैं कल भी ये भूमिका से बता चुकी हूँ कि ये याद रखना है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली द्वारा मंचित हुआ था। महाभोज नाटक राष्ट्रीय नाट्य मंडल की गौरवशाली प्रस्तुति में अविस्मरणीय है। तो इसीलिए अपने सिलेबस में, ये NTA के सिलेबस में नाटक के रूप में लिया है। तो इस बात से कभी कन्फ्यूजन नहीं होना। पूछ भी देगा कि एग्ज़ाम में एक बार आया था ये MP सेट के एग्ज़ाम में कि ये भूमिका और जीवनी में, ये क्या बोलते हैं, आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है। तो ये आया था, तो किसी ने आत्मकथा लगाया था, किसी ने भूमिका, ये क्या बोलते हैं भूमिका, सॉरी भूमिका पढ़ रहे हैं तो भूमिका ही मुंह में आ रहा है। कोई आत्मकथा लगाया था, किसी ने, सब कन्फ्यूजन में थे कि जीवनी होती है, जो खुद लिखते हैं वो जीवनी होती है, या आत्मकथा होती है। तो जो खुद लिखते हैं वो जीवनी होता है, ये जो दूसरा लिखता है वो जीवनी होता है, और खुद जो लिखते हैं वो आत्मकथा होती है। तो इस प्रकार से कन्फ्यूजन होती है। तो इसी प्रकार इसमें है कि ये उपन्यास मन्नू भंडारी जी ने लिखा है, इनकी ये उपन्यास है। और मंचन जो नाटक बार बार हुआ है विदेशों में, और ये अपने देश में भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सैकड़ों बार हो चुके हैं। कितनी बार, ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो इस आधार पे नाटक है। तो ये आज क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि आप कन्फ्यूज में रहेंगे। और जो डिटेल से नहीं पढ़ा रहेगा उसका तो मतलब उनका सदा ही कन्फ्यूजन रहेगा ही कि नाटक है या उपन्यास है, नाटक है या उपन्यास है। तो मन्नू भंडारी ने उपन्यास लिखा है, और उनका मंचन और उपन्यास का मंचन नाटक के रूप में हुआ है, तो नाटक है। तो अपने सिलेबस में नाटक है, नाटक के सिलेबस में नाटक में दिया हुआ है मन्नू महाभोज नाटक। तो इस प्रकार है। तो हमने यहाँ से पढ़ चुके हैं, ये सब पढ़ चुके हैं एक क्लास में, हम डिटेल से देखा है हमने।
ये भी है दास साहब का कमरा, सड़क के किनारे पुलिस था और ये लावारिस था। दास साहब का पहले कमरा है। तो फिर देखते हैं, ये भूमिका में थोड़ा सा हमने पढ़ लिया है, तो फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे क्लास बड़ी हो जाती है तो फिर ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। तो देखो, अब ये तो भूमिका था और दो पेज में पहले वो था, थोड़ी सी वो प्रवेश होता है वो। अब यहाँ से शुरू है। तो देखिए, शहर के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था दास साहब। अपने निजी कमरे में एक कोने में अकेले बैठे हैं। मौन गंभीर, कुछ कुछ चिंतित और परेशान भी थे। तो इस नाटक में दास साहब का बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, बहुत भारी व्यक्तित्व है, अच्छा व्यक्तित्व में उभरे हैं। चिंता के उसके कोई आसार बाहर नहीं है, चेहरे पे सौम्यता है, उसे भीतर से ठेल रखा है। फिर भी इतनी जरूर लग रहा है कि गहरे में डूबे हुए हैं। हाँ, बीच बीच में फ़ोन की घंटी बजती है तो कुछ क्षणों में को उबर आते हैं, तो पर बातों में कहीं कहीं हड़बड़ी या परेशानी नहीं। तो वही उनका अपना खास अंदाज है, कम शब्द, सीधी। अब देखिए, ये आएगा, ये प्रश्न बनेंगे। तो वही उनका अपना अंदाज है, किनका? दास साहब का। कम शब्द, सीधी आवाज़, और बात को अपने से अपने मन में होने वाली उथल पुथल से काट कर भी किया जा सकता है। यह गुण तो कोई दास साहब से सीखे। तो ये इससे प्रश्न बना सकते हैं तोड़ मरोड़ के। तो आप इस लाइन को ध्यान में रखना। सीखना चाहे तो इतनी विशेषताएं हैं दास साहब में कि सीखने वाला मज़े में पूरी ज़िंदगी खपा सकता है। पर आज के इस हाय पाले के ज़माने में किसके पास इतना धैर्य है? तभी तो कोई छाया तक नहीं छू सकता। उनकी दास साहब का पूरा व्यक्तित्व ही जैसे कि भव्यता के फ्रेम में बंधा हुआ है। गौण, वर्ण, सुता। अब देखिए, इस बार एनटीए का पूछने का तरीका वर्ण पे आ गया है, क्योंकि ये गोदान से बार बार प्रश्न बनते ही हैं, 2-3 प्रश्न तो बनते ही हैं। तो अब इस बार वो धनिया और होरी ने क्या कहा, ये सब पहले आता था, और अब कथन अब आ गया था कि मिलान में आ गया था कि कौन किस वर्ण का था। तो देखिए, दास साहब का वर्ण कैसा है? गौर वर्ण, सुता हुआ शरीर गौर वर्ण। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि 2026 का ट्रेंड है। तो यही समझिए कि 2026 का ट्रेंड है एनटीए का, और अब आगे क्या ट्रेंड लाएंगे तो जून के एग्ज़ाम में पता चलेगा। कहीं भी 1 इंच फालतू चर्बी नहीं दिखाई देती शरीर पर, तो दिखती है तो वो केवल गरिमा। जीवन में संयम और आहार व्यवहार में नियम, यही असली राज है। तो उनकी गठी हुई देह और गरिमा में व्यक्तित्व का बोलते भी हैं तो आवाज़ में अधिक उतार चढ़ाव नहीं आता। एक ही स्वर में बोलते हैं, धीरे धीरे शब्द मात्र जीव से फिसले नहीं लगता है कि शब्द किसी गहरे सोच में उपज है, सोच विचार की उपज है। तो हल्की बात कभी किसी ने नहीं सुनी होगी दास साहब के मुंह से, अपने विरोधियों के लिए भी नहीं। मतलब दास साहब का इतना व्यक्तित्व अच्छा था कि उनके विरोधी भी उनके बारे में कोई गलत शब्द नहीं बोलते हैं। व्यवहार में ऐसा संतुलन, संयम बड़ी साधना से आता है। अब देखिए, कोई व्यक्ति अपने एक वसूल पे चलता है और अपने जीवन को ऐसा व्यक्तित्व बना के रखता है, तभी वो उसके मर जाने के बाद भी वो व्यक्तित्व ही काम आता है और सभी नाम लेते हैं। और कभी वो इंसान मरता नहीं है, और सभी के यादों में, अच्छे बुरे कर्मों के यादों में। तो जीवन साधना का इतिहास है। साधना ही आग में तपकर कुंदन सा निखर आया है उनका व्यक्तित्व। साधना की आग में तपकर कुंदन सा निखर आया है उनका व्यक्तित्व। किनका? दास साहब का। तो ये याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये शुरू के हैं, पार्ट के शुरू के हैं, तो इससे प्रश्न बनेंगे ही। और ये महाभोज नाटक से हर बार प्रश्न बनते हैं, तो इसको किसी भी, अब एनटीए के कोई भी उसमें किसी को भी हल्के में लेना नहीं है। अब पहले ये साहित्य इतिहास में जैसे कि यूनिट 2 है तो बहुत बड़ा है साहित्य के इतिहास से, तो वो सब कालक्रम कवियों के पुराने, वो रीतिकालीन, आदिकालीन सभी कवियों के सब कुछ पढ़ के गए थे। और इस बार प्रश्न आया नहीं था 26 में, जनवरी के 26 में प्रश्न 2 यूनिट 1 से आया ही नहीं था, और इधर अंदर से था, और बहुत सारा ये था
क्या AR का प्रश्न तो बहुत सारा था। तो PYQ हम एग्ज़ाम फॉर्म आ जाता है तब फिर उस पर नज़र डालेंगे। पहले अपनी ये पढ़ लेते हैं कौन सी कहानी कब कब क्या है, कविता है, ये सब डिटेल से, क्योंकि जब समय कम रहती है तब अपन डिटेल से नहीं पढ़ सकते। तो सादगी उनके पद के अनुरूप कतई नहीं है, व्यक्तित्व अनुरूप है, कालीन नहीं मोटी है, जिसके एक सिरे पर दीवार में सटा मोटा सा गद्दा बिछा है। अब देखिए उनके कमरे की सादगी कैसी है, कतई नहीं है। उनकी सादगी उनके पद के अनुसार कतई नहीं है। जैसे कि वो ऊंचे पद पे थे, उनकी सादगी उनके पद के अनुसार नहीं थी, मतलब वो अलग था, व्यक्तित्व अनुरूप था। व्यक्तित्व के अनुरूप जरूर है। कमरे में कालीन नहीं है। अब देखिए कमरे में कालीन नहीं, मोटी दरी है। अब यहाँ से प्रश्न बना देगा कि कालीन है या नहीं है, तो नहीं के शब्द पर ये से आता है ना कि नहीं हो तो वो गलत होता है, तो नहीं, तो कालीन नहीं है, मोटी दरी है, ये याद रखना है, यहाँ कंफ्यूज करेगा। जिसके एक सिरे पर दीवार में सटा मोटा सा गद्दा बिछा है, तो मोटी दरी है, कालीन नहीं है, मोटी दरी है और मोटा सा गद्दा बिछा है। ऊपर झकझक चादर गाँव तक ये पड़े हैं। तो एकदम देसी पद्धति। दास साहब को जितना देश प्रिय है उतनी ही देसी पद्धति। तो दास साहब को जितना देश प्रिय है उतनी देसी पद्धति भी प्रिय है। तो लड़के बच्चे अंग्रेजियत में सन गए हैं और इम्पोर्टिंग वस्तुएं और इम्पोर्टिंग भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। और यह बच्चों को अपनी रुचि और चुनाव है कि किसी का स्वतंत्रता पर अपने को आरोपित नहीं करते। दास साहब बच्चे छोटे थे, साथ रहते थे, तब भी नहीं। अब वे वैसे ही बड़े होकर सब अपने अपने घर में चले गए। सजावट के नाम पर केवल 2 बड़ी तस्वीरें से ये टंगी थी। अब देखिए उनके कमरे में क्या था, बच्चे थे, तो ये ध्यान में रखना है। और अंग्रेजियत में सन गए थे बच्चे और लड़के बच्चे, और इम्पोर्टिंग वस्तुएं इम्पोर्टिंग भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए बच्चे पूछा जाएगा प्रश्न में। और उनके दीवार पे सजावट के लिए क्या था, गांधी और नेहरू की तस्वीरें थी और इन्हें एक पथ प्रदर्शक अपनी प्रेरणा मानते थे। गांधी और नेहरू को क्या मानते थे, पथ प्रदर्शक अपनी प्रेरणा मानते थे। दास साहब गीता और का उपदेश उनके जीवन का मूल मंत्र था। तो ये भी प्रश्न बनेंगे कि दास साहब का मूल मंत्र कौन सा ग्रंथ था, गीता गोविंद, ये दे दिया जाएगा। तो फिर वो लगाएंगे कुरान, ये सब दिया जाएगा, तो गीता था। शायद आ भी गया है क्वेश्चन इससे। वो उनका आया था हरिवंश राय बच्चन जी के, या कुछ ऐसे राइटर के किनके आए थे अभी ध्यान में नहीं है। PYQ में है ये ऐसे प्रश्न। घर के हर कोने में गीता की प्रति मिल जाएगी। वैसे ही कभी कभी किसी को उपहार देते नहीं। व्यर्थ के ढकोसलों में कतई विश्वास नहीं है उन पर फिर भी वो कभी उपहार देना ही पड़ गया तो सदा गीता ही प्रति ही दी ही है। तो देखिए वो क्या ढकोसलों में नहीं थे और कभी किसी को उपहार भी देते थे तो गीता की प्रतियां ही देते थे। और चिंतन मनन के क्षणों में अपने कमरे में ही बैठते थे। दास साहब अपने कमरे में ही सबका प्रवेश नहीं था। हाँ, अपने खास आदमी में वो आदमी हैं वो आ सकते हैं, इसलिए लखन सिंह बिना किसी रोक टोक के उनके कमरे में आता था। और दास साहब अपना आदमी को है, दास साहब का अपना आदमी है लखन सिंह, बहुत भरोसे का है। तो देखिए एक दास साहब हैं इसका नाटक में और फिर दूसरा लखन है और कई पात्र हैं, तो देखेंगे आगे। उसका स्नेह भाजन 10वीं पास करने के बाद ही लखन के दास साहब की सेवा में नियुक्त है। तो दास साहब और लखन की कब से है, तो 10वीं पास करने के बाद ही लखन दास साहब की नियुक्त हुआ है। उनका थैला उठाए उनके पीछे चलता हर समय वह आज से ही उसे दास साहब ने सरोहा के चुनाव क्षेत्र में से खड़ा किया। तो अपने साथ काम करने वाले छोटे छोटे आदमी को भी कभी भी तरक्की का पूरा मौका देते हैं दास साहब, बल्कि उसकी तरक्की में भरसक सहायक होते हैं। वसूल है दास साहब का, जिसे
सहारा दो उसे मंजिल तक पहुंचाओ। तो दास साहब का वसूल क्या है कि जिसको सहारा दो, तो ये नहीं कि बीच में छोड़ दें, तो उसे मंजिल तक पहुंचाना है, दास साहब का वसूल है। तो ये सब ये पेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, कहीं भी से कुछ भी प्रश्न बनता है तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन शुरू में प्रश्न बनता है, शुरू के पार्ट से पेजेस से प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए ध्यान में रखना है। दास साहब के वसूलों की सब एक स्वर से विरोध करने लगे और लखन का एक ही तर्क है, सबका सुकून। बाबू के मुकाबले खड़ा होने वाला व्यक्ति उनकी ओर ही टक्कर का होना चाहिए। आखिर 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं सुकुल बाबू। इस प्रांत के होने के बाद भी रुतबा है उनका, उनके सामने लखन की औकात क्या होती। मुंह की खाएगी पार्टी। तर्क वितर्क ठीक था, विरोध करने वाले एकदम ठोस और वजनदार था, पर दास साहब भेदक दृष्टि से तर्क में ही अटकती, मंशा तक पहुंचती और सीधी सब अपने आदमियों को घुसने के तिक्रम में लगे हुए थे और मन ही मन क्षुब्धता था दास साहब का। लोगों ने दोनों दिन बढ़ती यह पद लोलुपता कहाँ ले जाकर पटकेगी, तो देश को काम करने की कोई तैयार नहीं, पर पद के लिए सभी उत्सुक उतावले हैं। लखन सिंह को जैसे कि तैसे टिकट तो दिलवा लिए, सभी उत्सुक उतावले, और लखन सिंह को जैसे तैसे, ये सब है। देखिए, इतने ही निश्चित है। तो एक लखन सिंह है, उसको टिकट दिलवाना है, निश्चित होकर बैठ गया। विरोधी साथ ही अपने पार्टी को असंतुष्ट लोग संभल कर रखना चाहते हैं, वरना कोई अनिश्चित पार्टी। तो देखते हैं, अपना एक फटाफट ले लेते हैं जहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी क्लासेज हो जाती है, कई क्लासेज फिर मन उबता है, लेकिन इम्पोर्टेंट तथ्य तो कहीं से भी मिलेंगे, इसलिए सभी पे नज़र डालते चलना है। एक क्षण को कोई भी आदमी चैन से नहीं बैठता, हमेशा सतर्क सावधान, अपने परायों से सभी सचेत, एकदम चौकस है। लखन को देखकर दास साहब ने स्नेह स्वागत किया। आओ लखन, क्या समाचार है। पर लखन ने तमतमाए चेहरे से पूछा कि बाहर बहुत गर्मी है क्या। बाहर क्यों गर्मी, तो मेरे भेजे में घुसी हुई है। ये जोरावर बाज नहीं आएगा, अपनी हरकतों से खुद तो मरेगा ही, हमको भी मारेगा। तो एक दो विपक्षी पार्टी है, दो जोरावर लखन दास साहब के यहाँ आता है, और जोरावर वो है प्रतिद्वंदी है। तो फिर देखते हैं, एक जोरावर आया, तीन पात्र तो अभी तक मिल गए हैं। गुस्से से लखन की कनपटियों में उभरी हुई नसें थी, ऐसा तमतमाया था कि कोई विश्वास करेगा कि दास साहब से के संरक्षण में पला हुआ है आदमी। एकदम उनके विपरीत है, केवल रंग और काठी में नहीं, स्वभाव की आदतों में भी छोटी छोटी बातों में बेहद उत्तेजित कर देता है। बोलता है तो इतने आवेश में कि हकलाने लगता है। दास साहब कभी नाराज नहीं होते, उसकी इस बदतमीजी पर हंसकर इतना ही कहते कि तुम मेरे पूरक हो भाई। यूँ दूसरे की उनकी कमजोरियों का के साथ स्वीकार करना स्वभाव है दास साहब का। और दास साहब का ये नहीं कि अच्छा मतलब अच्छाई ही वो स्वीकार करते हैं, उन कमियों के साथ दास साहब स्वीकार करते हैं। जैसे कि लखन को गुस्सा आता है, दास साहब एकदम बिल्कुल सौम्य स्वभाव के हैं और ये गुस्से वाला है, तो भी वो स्वीकार करते हैं। और कहना चाहिए कि उनकी उदारता ने लखन को एक हद तक ढीठ बना दिया, और बस फफनता रहता, कभी तो कुछ नहीं बोलता, कभी मामूली सी बात हुई और सरोहा में बसेसर नाम के एक आदमी को मरवा दिया। अब देखो, सरोहा में किस आदमी को मरवाया, बसेसर, वही बीसू है, नाम मरवा दिया। लाश पुलिया पर पड़ी थी, लाश कहाँ पड़ी थी, पुलिया पर। तो ये याद रखना है। और सब लोगों को अनुभव है कि जोरावर का ही यह काम है। तो किस पे गया वो शक, किस पे गया, तो जोरावर पे गया। चेहरे पर किसी तरह का कोई विकार नहीं आया। दास साहब, मालूम है आपको, अभी थोड़ी देर पहले सुना है, यह स्वर इतना सहज और सपाट है, कहीं कुछ हुआ नहीं। यह कुछ सुना है, सारे गांव में भारी तनाव है, जोरावर लेकर उसके सिवाय कोई नहीं करवा सकता यह काम। आगजनी वाली घटना किसी तरह लिपापोती करके गांव वाला संभाले हुए ऊंचे स्तर पर तहकीकात हो रही है, और प्रमाण
जुटाए जा रहे हैं। असली मुजरिम का पता लगते ही कड़ी से कड़ी सजा जाएगी और घरेलू उद्योगों के लिए आर्थिक सहायता की योजना के मरहम ने घाव को काफ़ी कुछ भर दिया। इसी स्थिति में चुनी जाती है तो कैसी बातें करते हैं। दास साहब ने वाक्य पूरा नहीं करने या घरेलू उद्योग इस घटना से उनकी गरीबी पर जरूर मरहम लगा दिया जा सकता है। यह परिजनों के बिल्कुल बिछुड़ने के दुख की बात नहीं है। आदमी का दुख जिस दिन पैसे से दूर नहीं होने लगेगा, इंसानियत उठ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये है कि प्रियजनों से बिछुड़ने का दुख है और दुख जिस दिन पैसों से दूर हो जाने लगेगा, इंसानियत उठ जाएगा। आदमी का दुख जिस दिन, ये किससे तुलना किया गया है, जिस दिन पूरे पैसे से दूर होने लगेगा इंसानियत, तब लखन ने तो अपनी ही रो में बोलता चला गया एन मौके पर कि बेवकूफ़, मैंने बिशु को मरवा दिया, अब कुछ नहीं होने वाला। आवेश के मारे मुंह से थूक की छोटी छोटी फुहारें छूटने लगी और लखन सांवला चेहरा कदम बैगनी हो उठा। अब देखिए लखन का चेहरा सांवला था और बैगनी हो गया। अब ये रंग का आया है इस बार एग्जाम में, तो याद रखना कि सांवला चेहरा था और बैगनी हो गया। तो हो सके तो नोट कर लीजिए, क्योंकि एनटीए का कोई भरोसा नहीं है। तो ये आएगा कि लखन का कैसा चेहरा हो गया था, गुस्से से मुंह से फुहारे थूक के फूटने लगे थे और सांवला चेहरा बैगनी हो गया था। और लाल पीली इस बार का एग्ज़ाम है में पूछा गया था नौनिहालों के, तो कैसे बच्चे थे नौनिहाल के, तो पीले पीले थे, तो कोई भूरा लगाया, कोई लाल लगाया, कुछ भी लगा दिया। और तो प्रश्न गलत होते हैं, पढ़े हुए भी चीज़ गलत होते हैं, तो फिर कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। फिर दास साहब के चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव परिवर्तन नहीं हुआ। उतने ही सहज स्वभाव में स्वर में बोले, पुलिस तो अभी बयान ही ले रही है, तब तुम नतीजे पर पहुंच गए, इतनी अधीरता अच्छी नहीं है। तो लखन सिंह ने पूरी बात सुनने की धीरज धरी और बीच में थमकर बोला, मैं नहीं नतीजे पे पहुंचूंगा, सारा गांव कह रहा है। कानून अनुमान पर नहीं प्रमाण पर चलता है। अब ये देखिए ये आ गया प्रमुख कथन कि कानून किस पे नहीं चलता, कानून अनुमान पे नहीं प्रमाण पे चलता है। और पुलिस प्रमाण जुटा रही है, कानून के सामने तुम्हारी हस्ती क्या है भला, जुट जाएंगे। इस बार प्रमाण भी है, आखिर कब तक खैर मनाएगा जोरावर। तो देखिए जोरावर का बात है, प्रमाण जुट जाएंगे तो अवश्य सजा ही पाएगा, और अपने जुर्म की वह तो सजा पाएगा अपने जुर्म की, पर उसके ही बड़ी बात सजा तो हम पाएंगे कि हम बिना कोई जुर्म किए। स्वर एकदम और रुआसा हो आया लखन का। तो फिर उसको जोरावर पे उसको गुस्सा होता है। कभी कभी ऐसा कि एक मूर्खता का फल दूसरे को भुगतना पड़ता है। तो अरे आप हैं कि इस मूर्ख का पल्ला पकड़े हुए हैं। मारा है गरीबों को तो भुगतने दीजिए सजा, नहीं चाहिए हमें जोरावर के वोट। अब इसके वोटों के चक्कर में हरिजनों के सारे वोट तो गए ही हैं, गांव के दूसरे लोग के वोट भी नहीं मिलेंगे। सारा हिसाब लगाकर देख लिया है कि मैंने डूबे जोरावर का साथ माथे पर कलंक और आत्मा पर बोझ अलग। तो ये जोरावर के बारे में वो दास साहब को समझा रहा है लखन। तो ये वक्तव्य ध्यान में रखना है, कौन कब कहाँ कैसे बोला है, तो ये ध्यान में रखना है। आत्मग्लानि और अपने ही प्रति उभरे हुए अधिकार भाव से लखन का सारा चेहरा ही विकृत हो उठा और लगा जैसे भारी बोझ में के नीचे कसमसाकर आत्मा बोलने लगी, और उसकी आज और आत्मा की आवाज़ में बड़ा जोर होता है, जो भी और तेज भी। तो पर दास साहब ऐसे जोर और ऐसी तेजी सहज भाव से झेल ले जाने का अनंत धैर्य है। वे तनिक हंसे क्या, बस होठों का बायां कोना जरा सा फैल गया। ऐसा ही होता है उनका हंसना, खिलखिलाकर हंसते हैं, उन्हें शायद ही कभी किसी ने देखा होगा। तो दास साहब का देखो उसका गुस्सा हुआ चेहरा देख के वो सब बड़बड़ा रहा था, और क्योंकि वो उसके प्रति दास साहब का स्नेह था, क्योंकि वो उसको मतलब क्या, कभी भी कोई अपने साथ आ जाता है, एक जानवर को भी पालो तो उसमें उसके प्रति प्रेम हो जाता है। तो वो गुस्सा रहा था और दास साहब मुस्कुरा रहे थे। तो इस प्रकार हंसे क्या, बस होठों का बायां कोना थोड़ा सा ये जरा सा फैल गया, ऐसा वो कर रहे थे।
तो उसको 10वीं में था तब से उनके साथ था, तो इस तरह से उसे लगा हो गया, बच्चों की तरह उसको रखते थे और उसकी बातों में मज़ा ले रहे थे। तुमने तो सारा हिसाब ही लगा कर देख लिया, पर क्या करूं, मेरा स्वभाव इतना हिसाब किताबी है नहीं, मन हिसाब के आंकड़ों पे रमता ही नहीं, बस सही गलत में ही उलझा रहता। तो सही क्या है जो रावण ने किसी को मरवा देने की सही करके गुस्से के मारे लखन ने पीठे पीछे की तकिए खींचकर गोद में रख लिया और उसी पर हाथ फटकने लगा। बहुत आवेश में हो तो दोस्त तुम्हारा नहीं उम्र का है। जरा भी विचलित हुए बिना दास साहब ने कहा कि और चुप हो गए। लखन टुकुर टुकुर उनका चेहरा ताक रहा था। तो अब देखिए इस समय वह स्थिति विश्लेषण चाहता है और अपनी उम्र का और आवेश का नहीं। तो आवेश राजनीति का दुश्मन है। राजनीति में विवेक चाहिए, विवेक और धीरज। और प्रवचनीय मुद्रा में दास साहब ने जीवन के अनुभवों का निचोड़ा हुआ वाक्य उछाला। फिर भी कुछ क्षण रुककर हौसला बांधते हुए बोले, आएगा पद पर बैठोगे तो पद की जिम्मेदारी स्वयं सब सिखा देगी। कहाँ रखा है पद वद, भूल जाइए। अब सब विरोधी दलों के नेता इस घटना को ऐसा ही भुनाएंगे कि हम सब टापते ही रह जाएंगे। यह विशु की नहीं, समझ लीजिए एक तरह से मेरी हत्या हुई है। लखन ने खुले पंजे से छाती पीटकर अपनी हत्या की घोषणा करके दास साहब को दहला देना चाहा। अब देखिए किस प्रकार से होता है, मतलब रियलिटी है कैसे कि किस तरह से होता है कि वो दास साहब को वो आवेश में बोलता है, फिर दास साहब उसको मतलब वो अनुभवी व्यक्ति हैं दास साहब, और वो शांत रहते हैं और फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारे उम्र का दोष है, तुम इस प्रकार कर रहे हो। और सही में नए खूनों में वो नया जोश रहता है, तो थोड़ी सी अनुभव तो होती नहीं है, और थोड़ी सी गलत सही देखता है तो तिलमिला जाता है व्यक्ति। तो वही 10th में है तो कितना साल का होगा, 15-16 साल का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सब है। तुम दास साहब ने कुछ इस भाव से हुंकार भरी हो जैसे स्थिति नए सिरे से पूरा जायजा ले रहे हों। 9 तारीख की यानी 3 दिन बाद ही मीटिंग का ऐलान हो गया। अब ये तारीख का देख लीजिए किस दिन मीटिंग का ऐलान हुआ, 9 तारीख को। तो ऐसा है जैसे पढ़ा भी हुआ रहेगा, एक बार देखा रहेगा तो कभी वहाँ पे क्लिक कर सकता है। बिल्कुल नहीं पढ़े रहते हैं तो फिर तुक्के में तो गलत ही होता है। सुकुल जी खुद आ रहे हैं भाषण देने, जानते हैं सुकुल जी के भाषण की करिश्मा, आग उगलते हैं आग। गांव वैसे ही सन्नाया बैठा है और एक भाषण में बहा कर ले जाएगा, और गांव अपने साथ लखन ने भी जैसे कमर कस ली। आज दास साहब का संतई मुद्रा को तोड़ कर ही रहेगा। और एक इन मसाल वालों का छूट मिली हुई है, उल्टा सीधा जो मर्जी आए छापने लगे हैं कि इमरजेंसी में बंद हो गया और ठीक था। इसी अखबार तो आपको भी गलत बात है। दास साहब अपने अंकुश लगा दिया एकदम, यह तुम सही है। तो देखिए मसाल आया, ये एक इन मसाल वालों की छूट मसाल है। और ये एक दूसरा कौन पात्र आया है, जोरावर है, यानी 9 तारीख सुकुल है। सुकुल जी खुद आ रहे हैं भाषण देने। सुकुल बाबू हैं, एक जोरावर है, सुकुल बाबू है, ये याद रखना है। तुम्हारा स्वार्थ बोल रहा है, स्वार्थ को इतनी छूट देना ठीक नहीं है। विवेक अखबार वालों को आज़ाद रहना है तो मसाल अखबार है, वे ही हमारे कामों को, हमारी बातों को असली दर्पण देंगे और वसूल धुंधला मत होने देना अपनी। तो ये सब है। देखिए बड़ी हिम्मत और बूता और चाहिए उसके लिए, इससे भी कारण कतराता है और तू दूसरे ही नहीं अपने ही उछलता है। तो कैसे कैसे संपादकीय छापे थी, कैसी कैसी तस्वीरें छपी थी और उस अगजनी की घटना की, और अब क्या चुप रह जाएंगे। आने दीजिए उनका अगला अंक, देखिए क्या सनसनीखेज बनकर आती सारी। तो हूँ आवेश का एक तरफा, ये सब है देखिए। तो इस तरह एक मसाल अखबार वाला है, तो ये ध्यान में रखना है।
और लखन ने भीतर ही भीतर चिल्ला रहा था और तो ये सदा साहब, तो वही राजनीतिक की बातें हैं कि कैसे गांव में राजनीतिक दल एक रहते हैं और भाषण होता है, तो वही सब बातें हैं। जानते हैं तो लोचन भैया कितने दिनों में अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं। देखिए इस घटना में कैसे उपन मारा है, तो जानते हैं ते खिचड़ी तोड़ मरोड़ के। तो लखन आवाज़ हल्की फुल्की सकती थी और विश्वास टिकी हुई थी कुर्सी। नहीं, ये ठीक है, सबसे विश्वास पर अब आप अपनी कुर्सी जमाइए, सुकुल बाबू अपनी मीटिंग जमाइए, दत्ता बाबू अपना अखबार जमाए, बस हम ही अपनी कबर खोद लेते हैं। हथियार डालने के अंदाज में लखन बोला, अब इस दुख सुख तो ये समझने के लिए है न। तभी फ़ोन की घंटी बजी। दास साहब ने बगल में चोंगा उठाकर कान में पर रखा और बदन तकिए से ढीला तो छोड़कर पसर गए और दूसरे हाथ में अपना अधगंजा सिर सहलाते हुए बड़े इत्मीनान से फुनफुनाते रहे। और दास साहब की इस आश्वस्त पर लखन सिंह भीतर ही भीतर कुटता तिलमिलाता रहा। जैसे ही बात खत्म हुई लखन झटपट, माफ़ कीजिए दास साहब, बार आप ना जोरावर को दबा पाएंगे और ना ही सीट जीत पाएंगे। इस बार आपका दाव। बात अधूरी छोड़ दी लखन ने। दास साहब का दाव खाली गया और दाव नहीं पर दास साहब भड़कने लगे। फेंका गया लखन सिंह हर बार खाली गया और तो इस प्रकार देखिए राजनीति में क्या होता है, यही सब है कि कैसे होता है। और एक साथ में रहते हैं, दास साहब मुख्यमंत्री पद पर हैं और उसके साथ ये लखन है, तो वही सब वो दास साहब को उकसाते रहता है और दास साहब बिल्कुल गंभीर हैं। तो हल्के से अपना, तो कुछ ठंडा पियोगे, फल से क्या शरबत और पियो, और तीसरी बड़ी ठंडी होती है। तो देखिए शरबत किसकी है, फालसे की, तो ये याद रखना है शरबत किसकी है। अब हम पूरा पढ़ेंगे तभी तो आएगा बीच बीच में कि क्या है, और एनडीए पूछ देता है मैं पियो इसकी तीसरी तासीर ठंडी होती है। किसकी तासीर ठंडी होती, फालसे की शरबत की तासीर ठंडी होती है। तो याद रखना है, जवाब की प्रतीक्षा में वे नहीं करते अपनी बात कहीं अंतिम। शरबत का पर आदेश फ़ोन के तो गर्दन उनकी मालूम से झटकों से आगे पीछे झूलने लगी। नज़रें उनकी शून्य में ही अनदेखी नक्शा तैयार करने लगी। नक्शे की हल्की रुख रेखा उभरी, चेहरे पर क्षण भर के लिए चमक सी आ गई और उसे बखूबी जब्त कर गए। तो लखन अच्छी तरह जानता है कि दास साहब की नज़रें बड़े जब शून्य में गिर जाएंगे तब समझ लो कि वे खुद समस्या में गहरे धंस गए, और जब धंसे तो कोई ना कोई सिर पैर का तो खोज कर लाएंगे। दास साहब की सूझबूझ का वह शुरू ही बड़ा कायल है, तो बड़े बड़े संकट घातक स्थितियों में उन्हें उभरते हैं देखा अपनी आँखों से। तो समझदारी है, सिंघाई मुद्रा सीझी, ये सब है थोड़ी। लखन बैठा और ये सब देखिए एक शरबत यहाँ मिला, देखो डिटेल से पढ़े तो आया। तो ऐसे ही हम एक एक नज़र डालते जाएंगे तो फिर मुख्य पॉइंट आ जाएंगे सामने। हल्का है, दास साहब ये कुर्सियाँ बिछाने लगे, राजनीतिक सब है, सूझबूझ पर प्रयत्न हुई। क्या नाम है लड़के का जो मरा, तो लड़का जो मरा था उसकी बात है। समाधि से उबरते दास साहब ने पूछा। तो विशेष सर विशु कहते हैं कि गांव वाले ठंडी तासीर वाला शरबत पीकर ही लखन सिंह की आवाज़ में घुली खींच और निराशा कम नहीं हुई। तो गांव वाले कह रहे हैं, और जाने क्यों उसे बार बार लग रहा है कि खेलने से पहले ही वह बाजी हार गया। कितना तो सीधा सा हिसाब था, पता नहीं दास साहब कैसे चूक गए। चंद क्षणों के लिए फिर मौन, और दास साहब की नज़रें शून्य में। यह लड़का 8 महीने पहले ही तो जेल में छूटकर आया ना था, 4 साल तक काटी है और इसे जेल आपको कैसे मालूम है। लखन हैरान हो गया। जा तो दास साहब ने कहा,
सक्रिय हो गया इस दशा में। मालूम तो करना ही होता भाई, ना मालूम करने से तो पद पर बैठा है, साथ ही न्याय हो सकता है, कर सकता है। पर इतना सुनकर भी लखन चेहरे में अटका सावरिया निशान जैसा कि तैसा बन रहा है। तो दास साहब बोले, डीडी जी ने फ़ोन पर क्या कहा था सवेरे? तो क्या बात है? सब कुछ जान लेने की उत्सुकता के एकदम अधीर कर दिया लखन को। तो किस बारे में? तो यह विशु की मौत के बारे में मालूम हुआ केस के। तो ये देखिए, विशु का हत्या हुआ था तो उसी के बारे में बात हो रही है और चुनावी मुद्दा है। डॉक्टर डीआईजी ये कागजात डीआईजी के पास गए हैं और दास साहब ने केवल गर्दन हिला दी। आपने कोई आदेश नहीं दिया? मेरा मतलब तो संकेत है, रिपोर्ट तैयार करते समय। दास साहब से नज़र मिलते ही लखन का वाक्य अधूरा ही रह गया। कैसी बात है, करते हो लखन? थोड़ी सख्त आवाज़ में दास साहब ने कहा। पुलिस वालों का काम है बयान और प्रमाणों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करें, और आदेश है तो ऊपर थोपा गया है। अन्य कैसे स्थिति में खिलाफ लड़ने के लिए तो इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी क्रांति हमने और तुम किस? फिर एक क्षण रुक जाती है, चुभती सी नज़र उन्हें लखन तो देखा, फिर सख्त आवाज़ में बोले, अपने आकांक्षाओं को थोड़ी लगाम ले लखन, वरना मेरे साथ चलना मुश्किल होगा। लखन एक क्षण को सिटपिटा गया और दास साहब खुद की बातें कर रहा था, निपटाने लगा और कुछ। दास साहब फ़ोन उठाया और मंत्री, तो ये सब है, कुर्ता तिलमिला गया और कैसे वो होता है, तो वो सबका चित्रण है। मरना भरा फ़ोन ख़त्म हुआ और फिर हिम्मत करके पूछा, डीआईजी का फ़ोन आया, किसके लिए था? और सब अपने अपने को लेकर परेशान है, तो ये ऐसा आ जाएगा। वह भी प्रमोशन से छटपटा रहा है। स्वभाव है आदमी का, जो जहाँ है वहीं संतुष्ट नहीं है, और चाहिए और चाहिए। तो पर आईजी का तबादला तो रुक गया था और सब इसका प्रमोशन हो गया। तब इसका प्रमोशन। लखन की हर बात में शंका लिपटी, जिज्ञासा कायम है, बस बदस्तूर पर उस ओर से एकदम लापरवाह हो। दास साहब सहज ढंग से ही बात कर रहे हैं तो मैं ही रोके हुए था। अब तक माना थोड़ी बहुत जातियाँ उसने पर क्या करता, मजबूत सा बेचारा। ऊपर से हुक्म आता, उसे बजाना पड़ता। गुलामी आत्मा का क्षय तो करती ही है। तो देखिए, ये है गुलामी आत्मा की क्षय करती है। किसमें है? महाभोज नाटक में है। तो ऐसे शब्द को ध्यान में रखना है, इसीलिए हम डिटेल से पढ़ रहे हैं कि कहाँ शब्द आ जाएगा। और किसी के कहे हुए और रटे रटाए से अच्छा है कि पूरी पाठ को एक नज़र दे देना। तो इसीलिए हम ये करवा रहे हैं, नहीं तो हम खुद ही कुछ पॉइंट सेलेक्ट कर लेते और आपको एक क्लास में बता देते। तो वैसा आप क्वेश्चन आता नहीं है, इसलिए हम छलावा नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, अब जितनी क्लास हो, 2-3 क्लास में, तो हम मेरे को तो पढ़ाना है एक एक करके, आप ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं। तो क्या करें हमारे पास, और ये जो मेन पॉइंट है इसको एक जगह आप कर सकते हैं कई नोट्स में। तो प्रमोट, तब क्या करें, हमारे पास ऊपर से आदेश आया है कि तबादला करो। ऊपर का चक्कर ही बुरा होता है। तो प्रमोट हो रहे हैं डीआईजी। लखन ने मन में एक क्षण को कुछ कोरोना और भूल गया। अभी अभी दास साहब ने फटकार खा चुका है। दास साहब का उमग कर बोला, तब तो आप बुलाकर इशारा। लखन, एक सर्द सख्त सी आवाज़ निकली और लखन की जीभ जैसे तालू से चिपक गया। एक क्षण रुक कर फिर असहज हो गया दास साहब। पद के प्रलोभन से इतने ही अविवेकी मत बनो। कर्मचारियों को इस तरह से आदेश देना, अधिकारों में हस्तक्षेप करना है। मुझसे यह सब नहीं भाई। मैं तो चाहता हूँ सबको अपने अपने अधिकार सौंप कर अपने अधिकारों से शून्य में बदल दूँ। तब कुछ नहीं होने का। लखन का स्वीकार गहरी हताशा में डूबा हुआ है। ठीक है, फंसे जोरावर। अब मैंने तो पिछली बार ही कहा था कि इसको बचाना बहुत ही गलती होगी, और तुम बड़े मूर्ख हो भाई, जब से एक ही बात पीछे जा रहे हो। भला कौन होता है बचाने वाला? तो इस प्रकार है फ्रेंड्स। देखिए कितना अभी बहुत सारा है, तो फिर कौन सी लाइनें कहाँ से बन जाती है पता नहीं रहता है।
पुलिस प्रमाण नहीं जुटा सकी। आज पहली बार लखन सिंह को लग रहा है कि दास साहब को पूरी तरह जानना मुश्किल है। जितना जानता है तो ये सब है। बहुत जल्दी हौसला तो गांधी बाबा बनकर बैठे हैं। आज उसका मौका आया तो गांधी बाबा बनकर बैठे हैं। चुनाव के दिनों में कैसे जान झोंक कर काम किया था उसने। आज उसका मौका आया तो गांधी बाबा बनकर बैठे हैं। बहुत जल्दी हौसला पस्त हो जाता है। तुम्हारा अच्छी बात नहीं है। तो लखन के भीतर बेचैनी और घबराहट भांपकर स्नेहिल नज़रों से सहलाया। दास साहब ने क्या जवाब दे। लखन सिंह इस बात का भीतर ही भीतर सुलग रहा है और गुस्से से दास साहब कुर्सी की अभी असुरक्षित है, इसलिए आदर्श और उपदेश सूझ रहे हैं। जब इनकी कुर्सी पर बनेगी तब हौसले का कोई हाल पूछेगा। यदि यह चुनाव हार गए और इसी तरह गांधी बाबा बनकर बैठ रहे तो निश्चय ही हार भी जाएंगे। तब देखूंगा उलट जाएगा सारा मंत्रिमंडल। शुक्ल बाबू को कौन नहीं जानता। तब तक इनका पटरा नहीं बिठा देंगे। ना खुद एक दिन में चैन से रहेंगे, ना उन्हें रहने देंगे। दास साहब को क्यों नहीं यह खतरा नज़र आ रहा है। तो मेरा हारना चाहे हकीकत ना हो, शुक्ल बाबू का जीतना जरूर अहमियत रखता है। इस बार पिछले चुनाव में खोए हुए हरिजनों के सारे वोट बड़ी आसानी से ले जाएंगे शुक्ल बाबू। आप खुद सोच लीजिए। तो इस पर खतरे में विचलित नहीं हुआ। तो अगर जानता है विश्वास शुक्ल बाबू अपने वोट देती है और उन्हें अपना वोट देती है तो सब पहले उनका स्वागत करूंगा। इतना शुक्ल बाबू जनता की राय स्वागत है और जनता तो हमारे लिए है। ठीक है, तब फिर लखन सिंह अधीरता से आदेश में साहब के वाक्य को बीच बीच में काट कर वाक्य करता है। इस प्रकार देखिए दो पार्टी के बीच में बातें हो रही है। दास साहब क्षण भर लखन का चेहरा देखते हैं। धर्म नीति ये सब लखन का मन हुआ उठाकर कोई ऐसी आवाज़ में बात कर दे एकाएक। ये सब है, देखिए बातचीत है ये। तो परिणाम यह हुआ कि गांव वाले चेते। यही तो अब सपना था बापू का और आंखें मूंद कर दास साहब बापू के सपनों को की दुनिया में डूब गए। तब ये आएगा एग्जाम में कि आदर्श की दास साहब किनको मानते थे। तो बापू को, गांधी जी को। खिसियाया हुआ लखन टुकुर टुकुर मुंह का ताकता हुआ सा था। कब दास साहब समाधि में टूटे और कब आएंगे आदेश मिले। तो निर्भर तो अंत तक उन्हीं पर करना है। आंख खोल कर दास साहब ने बड़ी आंख देखी तो घड़ी देखी तो 9 बज गए थे। तो दास साहब ने आंख खोली तो कितने बज गए थे? 9। और उधर भी 9 बजे का कुछ था। तो ये ध्यान में रखना है, इधर भी 9 बजे का था। दास साहब ने आँख खोला और 9 बजे वो आया था जोरावर की कौन। तो इधर था पीछे के में देख सकते हैं। तो फिर आया और फिर उठते ही बोले कैसे अचानक याद आ गया। और हाँ जाओ तो जरा मसाल के दफ्तर होते जाना। दत्ता बाबू ही, अब देखिए मसाल अखबार का दफ्तर है। मसाल वो है न, दत्ता बाबू नाम है संपादक का। और संपादक का क्या नाम है? दत्ता बाबू ही नाम है संपादक का। कोई 3-4 महीने इंटरव्यू लेने के लिए समय मांगा था, पर कहाँ था उन दिनों समय। कहाँ कहना अब समय लेकर मिल ले। और किसी दिन मुझे तो फिर पास आए। बड़े स्नेह से लखन की पीठ पर हाथ रखकर बोले, लखन आज तुम्हारा आवेश देखकर अच्छा नहीं लगा मुझे। मेरे साथ चलना है तो भाई जवान पर लगाम और व्यवहार में ठहराव चाहिए, समझे। दास साहब यह बात केवल कहते ही नहीं कि अमल में ही भी लाते। उनके पूरे व्यक्तित्व में उनकी हर बात पर, हर काम में ज़बरदस्त ठहराव है। और ठहराव की वजह से ही शायद कुर्सी पर भी ठहरे हैं। वरना पिछले 10 महीनों में विरोधियों ने तो उनके अपने दल से असंतुष्ट लोगों ने जैसी तिकड़में की, कभी की कलामुंडी खाए गए होते। जैसे तिकड़में की कभी की कलामुंडी खाए होते। तो ये यहाँ तक है एक। तो यहाँ तक है आज, इतना ही। देखते हैं फिर अगले क्लास में। अब कोशिश करेंगे कि मुख्य पॉइंट पढ़ाएं। देखती हूँ कि कहाँ तक होगा। देखिए यहाँ पे देखिए इस पेज में अच्छे आ गए कि जिससे कि प्रश्न बनेंगे।
तो इस प्रकार छोड़ेंगे नहीं, जहाँ तक हो सके हम कवर करेंगे कि वो एग्ज़ाम में अपने से छूट नहीं पाए। इतना पढ़ेंगे, जब वो टेक्स्ट बुक उठाया ही है तो अपन पढ़ने में क्या है, एक बार पढ़ लेंगे। 1-2 दिन क्लास, 2 दिन तो यूँ बीत जाता है, कहीं कोई शादी पार्टी कुछ हो जाए तो 1-2 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं कुछ उसमें। और ये यदि पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि और कैसा चाहिए क्लास। धन्यवाद, थैंक यू।